हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध के दौर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा था। तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो वहां से आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चन को लिया गया जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आप प्रश्न देखने के बाद ही बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए क्या कहता है। प्रश्न हमारा कहता है कि 1945 से 1990 के मध्य की किन्हीं 4 महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए। भैया प्रश्न हमारे समक्ष बहुत लाजवाब है। आपको पता है, मैंने आपको पिछले वीडियोज में ही बताया कि 1914 से 1918 का जो काल रहा, यानी कि जो समय रहा उस टाइम 1914 से, देखिए 1914 से 1918 आपका प्रथम विश्व युद्ध, फिर 1939 से लेकर 1945 का जो समय रहा द्वितीय विश्व युद्ध का, और 1945 से 1991 के बीच का जो काल रहा उसे शीत युद्ध के दौर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें शीत युद्ध हुआ तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के क्या कारण थे, और आज हम लोग उसको क्वेश्चन आंसर के रूप में करेंगे। तो प्रश्न हमारा कहता है कि मेंशन एनी 4 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट टुक प्लेस बिटवीन 1940 टू 1990। प्रश्न बहुत लाजवाब है, तो प्रश्नों को देखना है, आपको समझना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2 नई महाशक्तियों का उदय हुआ था। आपको पता है, एक मित्र राष्ट्र बने, एक धुरी राष्ट्र बना था। तो 2 नई महाशक्तियों का उदय हुआ आपका 1945 से 1990 के बीच में। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये समाजवादी गुट का था और ये आपका पूंजीवादी गुट का था। तो याद रखिएगा, पूंजीवादी और समाजवादी के बारे में मैंने बता दिया है आपको। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका सेकंड पॉइंट कहता है, चार कारण हमें बताना है ना, 4 महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बताना है। तो जो तीसरी दुनिया थी, जो गुट निरपेक्ष राज्य थे, जैसे कि बहुत सारे देशों ने क्या किया था, बोला था कि मैं किसी भी गुट में शामिल नहीं होऊंगा ना, तो मैं नहीं तो मैं यूएसएसआर के साथ रहूंगा, नहीं तो मैं यूएसए के साथ रहूंगा। तो उन्होंने एक अपनी तीसरी दुनिया बनाई थी। तो तीसरी दुनिया के अधिकांश देश क्या थे, जैसे कि आप भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो अपना भारत क्या था, उपनिवेशवाद था, उपनिवेश था, अंग्रेजों का उपनिवेश था, मतलब कि गुलाम था। बहुत सारे जो तीसरी दुनिया के अधिकांश जो देश थे, जैसे कि आपका अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका, ये देश क्या हुए थे, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद से इन्हें मुक्ति मिली थी। तो इस प्रश्न को भी आपको याद रखना है अच्छे से। थर्ड जो आपका पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था कब, तो 1945 में। तो ये भी याद रखना है आपको, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और शीत युद्ध का प्रारंभ तो हो ही गया 1945 से 1990 के बीच में, 1991 के बीच में शीत युद्ध का काल रहा। तो दोस्तों, प्रश्न आपके लिए जितने प्रश्न सिलेक्टेड हैं और वही प्रश्न मैंने लिया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मेरे आपसे विनती रहती है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका शीत युद्ध आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शीत युद्ध से जुड़ा हुआ प्रश्न है। कहता है, शीत युद्ध के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, या शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है। कहने का मतलब कि व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वार, या क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द कोल्ड वार। तो कोल्ड वार के बारे में बताना है कि क्या शीत युद्ध था, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध का क्या तात्पर्य है। तो याद करिएगा, मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं, जिससे कि मैं सारे प्रश्नों को पॉइंट वाइज क्यों बनाता हूँ, सारे क्वेश्चन के आंसर को पॉइंट वाइज इसलिए लिखता हूँ ताकि मान लीजिए मे भी अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद न रहे, आप पूरा अगर लंबा चौड़ा याद कीजिएगा और कुछ कहीं से आपका बीच में भी अगर भूल गए ना, तो आप सभी कंसेप्ट को नहीं लिख पाते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने जितने भी कंसेप्ट बनाए हैं वो पॉइंट वाइज बनाए हैं, ताकि आप सभी प्रश्नों को पॉइंट वाइज समझिए। और पॉइंट वाइज समझने से क्या होगा कि आप किसी भी पॉइंट को अगर भूल भी जाते हो तो आप उसको लिख सकते हैं, दूसरे पॉइंट को लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक और फायदा रहता है ना, कि मान लीजिए ये जो आपका है प्रश्न दे दिया एग्जाम में, शीत युद्ध का अर्थ स्पष्ट कीजिए, शीत युद्ध को परिभाषित कीजिए, तो आप पॉइंट वाइज में लिखेंगे। अगर मान लीजिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का, तो 5 पॉइंट लिख दिएगा तो 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। और अगर आप लंबा लिखिएगा, मिलाकर एक पैराग्राफ के रूप में लिखिएगा, तो उसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्रश्न है कि शीत युद्ध के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, या शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है आप बताइए। तो प्रश्न भैया लाजवाब है, अच्छे से समझिएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरी बातों को सुनिएगा तो फायदे में रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि शीत युद्ध का मतलब है कि जब विभिन्न राष्ट्र, मतलब 1, 2 या 2 से अधिक राष्ट्र, विभिन्न कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक राष्ट्र, यानी शीत युद्ध का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक राष्ट्र के बीच वातावरण उत्तेजित व तनावपूर्ण हो, किंतु वास्तविक रूप से कोई युद्ध ना हो रहा। वही जैसे कि हम लोग आमतौर पर अपने घर में देखते हैं, अपने घर के अगल बगल में देखते हैं, हो सकता है मे भी आप अपने घर में भी देखे हो
कि चाचा से लड़ाई होता है, गुतिया से लड़ाई होता है, पड़ोसी से लड़ाई होता है, तो तनावपूर्ण स्थिति बन जाता है। उधर से वो गाली दे रहे हैं, इधर से वो गाली दे रहे हैं, लेकिन मारकाट नहीं हो रहा है, मतलब किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, केवल लोग मुंह से बोलकर वाक युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपने दिल की भड़ास को वो निकाल रहे हैं, उधर से उनके दिल की भड़ास को वो निकाल रहे हैं। तो शीत युद्ध का मतलब एक तरह से ठंडा युद्ध, मतलब कि कोल्ड वार। कोल्ड वार मतलब भाई बोल बाल के काम हो जाएगा, इसमें कोई लड़ाई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए रीजन ये होता है, इसमें क्या होता है, शीत युद्ध कब होता है? जब दोनों पार्टी स्ट्रांग रहे। मान लीजिए हम कमजोर रहेंगे, आप बरियार रहिएगा, तो आप हमको क्या कीजिएगा? आप हमको तो मारिएगा ना भाई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था। जो आपके सोवियत संघ था, आपका अमेरिका था, दोनों एक दूसरे, दोनों महाशक्ति था। अब भाई वो उससे लड़ाई करे तो उसको हानि होगी, क्योंकि युद्ध तो किसी के लिए पक्ष में नहीं होता है, युद्ध में हानि दोनों तरफ की होती है। तो इसीलिए शीत युद्ध का दौर चला था, मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर शीत युद्ध का मतलब क्या है साथियों? शीत युद्ध का मतलब है जबकि विभिन्न राष्ट्रों के बीच वातावरण जो होता है, यानी कि जो वहाँ का माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो तनावपूर्ण होता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होता है। युद्ध करने का मतलब किसी प्रकार का कोई मारकाट। युद्ध का मतलब क्या समझते हैं आप? युद्ध का मतलब कहते हैं कि अरे युद्ध हो गया, मतलब कि इधर से बमबारी, उधर से बमबारी, इधर से मारकाट, उधर से मारकाट, भाला गनासा निकालकर जो भी। इसके अंतर्गत प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को शक्तिशाली और दूसरे को कमजोर बनाने के लिए सभी प्रकार के राजनयिक दांव पेच रचते रहते हैं। वही मान लीजिए जमीन का बंटवारा हो रहा है आपके घर में, सिंपल सा एग्जांपल, तो वो पार्टी सोचेगा कि हम बड़ियार बन जाएं, हम स्ट्रांग बने ताकि वो हमसे दब जाए। तो यही यहाँ पर भी होता है, मतलब कि लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन अपने शक्ति को इनडायरेक्टली वे में एक तरह से भाषण के रूप में टेलीविजन से प्रचार करवाकर इस तरीके से वहां पर करते रहते हैं, ताकि दबाव बना रहे, लोग उससे डरे हुए रहें। ठीक है, तो समझिएगा मतलब शीत युद्ध कितना मजेदार है ना। इसमें दोनों पक्ष परस्पर शांतिकालीन राजनयिक संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रुता की भावना रखते हैं। मित्र हैं, देखने के लिए मित्र हैं, देखने के लिए क्या है, हम साथ साथ हैं, लेकिन अंदर से क्या है, हम लोगों में ऐसे चल रहा है, अंदर से ऐसे चल रहा है। तुम प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है। तो क्या है शीत युद्ध? एक कंडीशन है साथियों। क्या कंडीशन है? प्रतिस्पर्धा की भावना है। लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। एग्जाम का अगर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, अगर आपका एग्जाम का क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप अपने दोस्त को बताइएगा? नहीं बताइए, बताने के लिए जाइएगा, लेकिन सोचिएगा कि 2 क्वेश्चन छुपा लेता हूं, नहीं तो हमसे ज़्यादा नंबर आ जाएगा। और देखिए फोर्थ जो यहाँ पे पॉइंट है, देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, शीत युद्ध युद्ध ना होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थितियों को बनाए रखने की एक ऐसी कला है जिसमें प्रत्येक विषय पर गुटीय स्वार्थों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाता है। यानी अपना काम बनता तो भान में जाए जनता। यानी शीत युद्ध क्या है? युद्ध ना होते हुए भी एक ऐसी परिस्थिति है कि जिस लोगों में तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, एक ऐसी कला है, एक ऐसी स्थिति है, कंडीशन है, एक ऐसा वातावरण है जब अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर लोग क्या करते हैं, वाक्य युद्ध करते हैं, मतलब अपने मस्तिष्क से, दिमाग से बोल बोल कर लड़ाई करते हैं। तो दोस्तों क्लियर कीजिएगा, शीत युद्ध के अगर आपके एग्जांपल पूछे जाए शीत युद्ध क्या है, तो आपको अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो सिंपल आप यही डिफाइन कीजिएगा कि शीत युद्ध का मतलब है कि जब विभिन्न राष्ट्र, यानी कि 2 या 2 से अधिक राष्ट्र के बीच वातावरण जो हो उत्तेजित हो, वह तनावपूर्ण हो, लेकिन किसी प्रकार का कोई वास्तविक रूप से युद्ध नहीं होता हो। या शीत युद्ध युद्ध ना होते हुए भी युद्ध जैसी परिस्थिति बनाए रखती है, और इसमें लोग जो होते हैं अपने स्वार्थ का, अपने गुटीय स्वार्थों का ध्यान रखते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मतलब यह एक युद्ध नहीं है, केवल एक तनावपूर्ण स्थिति है, वाक्य युद्ध है। वाक्य युद्ध करने का मतलब बोल बोलकर युद्ध करना है, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। सिंपल सा यहाँ देखिए 5th नंबर पॉइंट में कह दिया गया कि शीत युद्ध अस्त्र शस्त्र से लड़ा जाने वाला युद्ध न होकर एक प्रकार का वाक्य युद्ध है। अब बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, हमें बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं, बंधु हैं, वो कहते हैं कि बताइए भैया इस प्रश्न को आपने इस तरह से तो बताया, क्या मैं इसे अपने तरीके से नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, आप लिख सकते हो। इतने मैंने 5 पॉइंट्स इसलिए बताए कि मान लीजिए अगर आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में भी पूछ दिया जाए तो आप वहां पे आसानी से इसका आंसर दे सकते हो ना। तो चलिए अगला हमारा प्रश्न आपके समक्ष जो आ रहा है, ये तो बड़े लाजवाब रहने वाला है, और प्रश्न आपका यही है। प्रश्न है कि शीत युद्ध के किन्हीं 5 उत्तरदायी कारणों को लिखिए। अब ऐसे ही तो कोई युद्ध नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो उसके कारण होते हैं। तो पहले आप मुझे बताइएगा 1945 ईस्वी में क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वहाँ के जो देश थे, जैसे कि आपका मेन बात कर ले हम लोग सोवियत संघ की और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अब दोनों के मन में भय बन गया कि अगर मेरे पास शक्ति अगर नहीं रहेगा तो फिर तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो उसमें तो हम हार जाएंगे। तो दोनों लोगों ने क्या किया, दोनों लोगों नहीं होगा, दोनों गुटों ने, दोनों राष्ट्रों ने अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे पर तीरंदाजी, मतलब वाक्य युद्ध करना शुरू कर दिया था। और उसके कुछ कारण थे, जैसे मैंने यहाँ पे 5 उत्तरदायी कारण बताए, आपके एग्जामिनेशन में 3 पूछ दिए जाते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद हो गया सब लोगों का।
दूसरा है कि अमेरिका द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान का भेद सोवियत संघ से गुप्त रखना। अमेरिका क्या किया था कि अमेरिका ने परमाणु बम भी बना लिया था और सोवियत संघ को बताया भी नहीं था। जापान की घटना आप लोगों ने सुना है, जापान पे अमेरिका ने क्या किया था, परमाणु बम विस्फोट कर दिए थे। और वाक्य युद्ध करने का मेन कारण यही था कि दोनों तो भाई स्ट्रॉन्गे हैं, अगर वो एक दूसरे से लड़े तो इसको टेंशन है। और शॉक थेरेपी आपको पता होगा, शॉक थेरेपी के बारे में बताऊंगा। फिर आपको क्यूबा का मिसाइल संकट, ये सारी टर्म्स को अगर आप समझ लीजिएगा ना तो आप इसे अच्छे से समझ जाइएगा। और समाजवादी व्यवस्था क्या थी, पूंजीवादी व्यवस्था क्या थी, सब मैंने आपको बता रखा है। तो सोवियत संघ में क्या था, समाजवादी था, और इधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पूंजीवादी था। पूंजीवादी कहने का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि जिसपे मतलब लोगों का अधिकार होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है। और समाजवादी में पूरे समाज को देख रेख करके चला जाता है। तो यहाँ पर देखिए कहता है युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण भी हो गया था और सोवियत संघ द्वारा ईरान से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया था। और सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ द्वारा निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग कर लिया गया। तो कंसेप्ट को समझिएगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछ दिए जाए कि शीत युद्ध के किन्हीं 5 उत्तरदायी कारणों को लिखें, तो आपको क्या लिखना है कि शीत युद्ध के 5 उत्तरदायी कारण यही थे कि पहला जो था, दोनों महाशक्तियों में सैद्धांतिक मतभेद था। दूसरा आपको लिखना है कि अमेरिका द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान का भेद सोवियत संघ से गुप्त रखना। आप किसी भी टर्म्स में किसी भी इस बात को आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। मैंने तो यहाँ पे एक आंसर के रूप में लिखा ताकि आपको देखने में भी अच्छा आंसर लगे। आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, सारे क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने इस वीडियो में VVI और सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही लिया। जितने भी प्रश्न है वो VVI हैं और सारे प्रश्न आपके सिलेक्टेड हैं। तो सिलेक्टेड प्रश्नों को आपको भूल कर भी इग्नोर नहीं करना है और देखते जाइए, आप अच्छे से देखिएगा, आपके बिल्कुल है कि अच्छे मार्क्स आएंगे। और अभी मैंने ₹499 का कोर्स लॉन्च किया है, तो आप उसे 499 वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उस कोर्स में आपके फायदे ये हैं कि उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन बैंक होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, जितने भी असाइनमेंट होंगे, वो सारी चीजें कराई जाएगी। और इसमें मैं आपको साथ दूंगा पूरे आपके एग्जामिनेशन तक। और मैंने आपको 5 सब्जेक्ट का जिम्मा लिया है, मैं पढ़ाऊंगा और मेरे भी सहयोगी जो टीम है मेरे, वो लोग आपको क्लासेस देंगे। और क्लासेस सुबह में चलाई जाएगी, उसका टाइम हम लोग निर्धारण कर लेंगे, हम लोग मीटिंग करके। तो 29 सितंबर को मैंने मीटिंग भी रखा है, तो 28 सितंबर तक आप लोगों के पास टाइम है और 28 सितंबर तक आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो जरूर से जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। 499 का कोर्स है, ज्यादा कोई पैसा नहीं है। देखिए 4 महीने का कोर्स है और 4 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो दोस्तों। सोचिए 5 सब्जेक्ट है आपका और 4 महीना अगर आप 100 भी हमें दीजिएगा तो 400 हो जाएगा। और किस सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का दीजिएगा ना भाई, यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट का जिम्मा लिया जाता है, यानी कि आपके एग्जामिनेशन की तैयारी। इसमें ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, इसमें केवल वही चीज पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि एग्जामिनेशन के व्यू से इस बैच को बनाया गया है। मेरी भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ आशाएं हैं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे चैनल से जो लोग पढ़ रहे हैं उनका कुछ अच्छा गाइडेंस मिले और वो अच्छे नंबर लाएं, बिहार टॉप करें, अच्छा मार्क्स आए, ताकि मेरा भी नाम हो। इसीलिए मैंने उस कोर्स को लॉन्च किया है, ताकि मैं अपने देख रेख में उन्हें पढ़ाऊंगा। और हो सकता है अगर ऐसा हुआ, हो सकता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है मैं जरूर टॉपर इस साल दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हो। 400 प्लस की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको पढ़ना होगा। ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। 4 नंबर। और देखिए पैसा मैं नहीं लूँगा, देखिए पैसा मैं मत करूँ, 499 है। आपको पीडीएफ उसमें कम से कम 200 से ज़्यादा पीडीएफ मिल जाएंगे जी। और सोचिए 200 से पीडीएफ आपको अगर देने के लिए किसी से बात कीजिएगा ना, तो आपको 200 से ज़्यादा पीडीएफ देगा तो आपको पैसा वो ले ही लेगा। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और ज़्यादा कुछ मेरी ऐसा नहीं है कि मैं अपने प्रॉफिट के लिए आपको कर रहा हूँ, तो आप अपना समझिए। 4 नंबर देखिए हमारा जो प्रश्न है, 4 नंबर क्या कहता है कि क्यूबा के मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, समझ लीजिएगा अच्छे से। क्यूबा के मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं। अब समझिएगा ये क्या था, मिसाइल संकट था। संकट तो टल भी जाती है, तो सिंपल सा यही बात हुआ, संकट क्या हुआ, टल भी गया। क्यूबा का मिसाइल संकट जो आपका था वो टल गया था। तो हम लोग जानेंगे कि क्या था क्यूबा का मिसाइल संकट, ऐसे हम लोगों ने पिछले वीडियोज में किया था। तो कहता है क्या साथियों कि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का गठजोड़ सोवियत संघ से था। मतलब समझिएगा, क्यूबा जो है अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। और किसका है, तो ये गठजोड़ इसका किससे संबंधित था, सोवियत संघ से। कंसेप्ट को समझिए, कहाँ है, तो अमेरिका के बगल में है, अमेरिका से के तट से लगा हुआ है। और ये किसका पार्टी है, मतलब कह सकते हैं ना किसके गुट में शामिल है, तो ये सोवियत संघ के साथ शामिल था। तो जब सोवियत संघ के शामिल था और सोवियत संघ से क्या देता था, वित्तीय सहायता भी देता था। क्यूबा के बारे में
जाना। तो क्यूबा क्या था, अमेरिका के तट पे लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, और क्यूबा का गठजोड़ यानी क्यूबा का जो सहायता होता है, जो भी कूटनीतिक सहायता, आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता होता है, वो सब सोवियत संघ चलाता था। मतलब सोवियत संघ ने उसे गोद ले रखा था, यानी सोवियत संघ के साथ वो मिला जुला था। तो 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्ट्रो, याद रखिएगा फिदेल कास्ट्रो थे। और सोवियत संघ को यह चिंता सता रही थी। सोवियत संघ क्या था, समाजवादी गुट का था, और जो क्यूबा इसमें शामिल था, तो क्यूबा भी क्या होगा, समाजवादी गुट का होगा। समझिए कंसेप्ट को, मतलब ऐसे समझिए 1961 में क्या हुआ, सोवियत संघ, तो सोवियत संघ का ये सहयोगी देश क्यूबा, ठीक है। तो क्यूबा सोवियत संघ को ये डर सताने लगा कि अमेरिका के तट पे भाई स्थित है, अमेरिका के तट पे कौन स्थित है, क्यूबा। तो सोवियत संघ को ये डर सताने लगा कि अमेरिका क्या करेगा, ऐसा ना हो कि अमेरिका उस पर आक्रमण कर दे और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं फिदेल कास्ट्रो, उनका तख्ता पलट हो जाए और जो हमारे कंट्रोल में है। क्योंकि देखिए दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो भी बड़े बड़े गुट थे, यानी कि जैसे आपका अमेरिका हुआ, तो ये कुछ देशों को अपने मिलाने लगा, सोवियत संघ अपने अंदर कुछ मिलाने लगा। क्योंकि अगर अगला युद्ध हो तो मतलब मेरा विस्तार क्या हो जाए, धीरे धीरे फैल जाए। जैसे आपने मगध में पढ़ा था, मगध साम्राज्य के बारे में हिस्ट्री में, उसी तरह से यहाँ भी। तो ये डर सताने लगा था सोवियत संघ को कि क्या हो, अमेरिका जो हमारे राष्ट्रपति हैं क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो, इनका तख्ता पलट न हो जाए। और फिर क्या हुआ, थर्ड पॉइंट को देखिए, मैंने पॉइंट वाइज इसीलिए मैं लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। सोवियत संघ के नेता निकिता खुरुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। अब इनको डर लगने लगा था, डर सता दिया था, किससे, अमेरिका से, कि भैया क्यूबा पर क्या कर दे, ये अमेरिका वाले हमला न कर दे। तो इसीलिए इन लोगों ने मीटिंग किया, और मीटिंग करके जो खुरुश्चेव थे उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों ना क्यूबा में एक मिसाइल, जो क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित कर दे। तो ठीक है, सैनिक अड्डा अगर स्थापित हो जाएगा तो पूरा अमेरिका उसके नजर में आ जाएगा, और अमेरिका अगर हमला भी करेगा तो धड़ाधड़ दे दनादन इधर से भी धावा बोल दिया जाएगा, ऐसा लोगों ने सोचा। और 1962 में खुरुश्चेव ने क्यूबा के परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी क्यूबा में, और इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिकी नजदीकी निशाने के सीमा में आ गया था। अब अमेरिका क्या हुआ, तो सोवियत संघ के निशाने में बन गया, क्यूबा की सहायता से क्यूबा में सैनिक अड्डा स्थापित कर दिया गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। तो क्यूबा, दोस्तों कंसेप्ट को समझिए, क्यूबा जो है वो सोवियत संघ का एक देश है, जो कि कहाँ स्थित है, अमेरिका के तट पर स्थित है, अमेरिका के बगल में स्थित है, अमेरिका से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। और यहाँ क्या होता है, सोवियत संघ को डर सताने लगता है कि अमेरिका क्या करे, हमारे जो क्यूबा हमारा जो देश है उस पर आक्रमण न कर दे। अगर आक्रमण उस पर कर देगा तो वहाँ के जो राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो हैं उनका तख्ता पलट हो जाएगा, और उस पर अमेरिका का क्या हो जाएगा, शासन हो जाएगा, वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इसके लिए सोवियत संघ ने क्या किया, सोवियत संघ ने 1962 में वहां पर परमाणु मिसाइलें भी तैनात कर दी, और क्यूबा में क्या किया, सैनिक अड्डे भी खोल दिए। तो सैनिक अड्डा खोल दिया, परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। अब भैया अमेरिका भी थरथराने लगा, अमेरिका के पास भी परमाणु बम और सोवियत संघ के पास भी परमाणु बम। अगर एक दूसरे, अगर ये इसको बर्बाद करता है तो वो भी तो इसे बर्बाद कर सकता है ना। तो कंसेप्ट को यहीं से समझना है। तो क्या हुआ, अब अमेरिका भी इनके रडार पे आ गया सोवियत संघ के। अब सोवियत संघ को डर कम हो गया, चिंता कम हो गई कि अब तो हम लोगों ने अमेरिका पर भी नजर बना लिया है, ठीक है, क्योंकि उसके नजदीक चला गया, सैनिक अड्डा वहीं पे खोल दिया। और जहां पे सैनिक अड्डा रहेगा टेंशन क्या है, युद्ध होगा तो धड़ाधड़ गोलियां बारूद बरसा ही देंगे। 4 पॉइंट में देखिए, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकी को 3 हफ्ते बाद लग गई थी। 3 हफ्ता जैसे हुआ, यानी 27 या 21 दिन, लगभग 21 दिन बाद उनको भनक लग गया कि क्यूबा में क्या हुआ है, परमाणु जो शक्ति है, परमाणु हथियार तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका को ये भनक लगा, अमेरिका को ये पता लगा। तब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, नाम देखिएगा, याद रखिएगा, पूछ देता है कि जिस टाइम क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि खुरुश्चेव क्यूबा से मिसाइलें और परमाणु हथियारों को हटा ले। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेरों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ के मामलों में प्रति अपनी गंभीरता को चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा, इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। हालांकि युद्ध हुआ नहीं था और लास्ट में दोनों देश क्या, दोनों जो हो गए वो शांति के साथ रहने लगे। तो बात ऐसी आती है दोस्तों, अगर आपके एग्जामिनेशन में क्यूबा मिसाइल संकट पूछे तो इसको कंसेप्ट समझिए, मेरी बातों को अच्छे से समझ लीजिए। देखिए क्यूबा जो है वो सोवियत संघ का एक देश है जो कि अमेरिका के तट पर स्थित है, एक द्वीपीय देश है
है। और होता क्या है, सोवियत संघ को डर सताने लगता है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका उस पर आक्रमण कर दे, क्योंकि अमेरिका के बगल में है। तो जिसके कारण क्या होता है कि सोवियत संघ अपना सैनिक अड्डा और मिसाइलें 1962 में वहां पे तैनात कर देता है, जिसके कारण अब अमेरिका को भी डर सताने लगता है कि ऐसा ना हो कि अगर हम इधर से क्यूबा पर कुछ करेंगे तो क्यूबा भी तो हम पर भाई हमला कर देगा, तो परमाणु क्या हो जाएगा, परमाणु युद्ध शुरुआत हो जाएगा। और जब परमाणु युद्ध शुरुआत हो जाएगी, परमाणु बम के बारे में आप लोग जानते हैं ना, परमाणु बम विस्फोट नहीं करता, वो इतना जहरीला होता है, इतना जहरीला होता है कि अगर आपको लगभग उसका असर 7 दिन में दिखना शुरू होता है। मान लीजिए कि हमारे एरिया में अगर परमाणु बम छोड़ दिया जाए तो कोई विस्फोट नहीं होने वाला है। होता क्या है ना, उसमें इतना गैसी जहरीले गैसें रहते हैं कि वो आपको धीरे धीरे गला देगा। क्या हो जाएगा, पूरे शरीर को आपको गला देगा, आपका हाथ गल के गिर जाएगा, आपका इधर का हाथ फेफड़ा गल जाएगा, आंख गल जाएगा, कान गल जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसा होता है। तो अगर परमाणु बम अगर कहीं पे छूट जाता है तो आपको क्या करना होता है, रजाई लीजिए और उसमें पूरा का पूरा तोपा जाइए, पूरा का पूरा उसमें बंद कर लीजिए अपने आप को, और बंद करके पूरा, और उसमें बोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड से क्या होता है, परमाणु का जो असर होता है वो कम होता है। तो परमाणु ऐसा मत समझिए कि परमाणु हम लोग जैसे दिवाली में पटाखा छोड़ते हैं तो आवाज करता है वैसा आवाज करता है, ऐसा नहीं है। परमाणु हमला मतलब एक गैस, जहरीली गैसों का वातावरण में फैलाव होता है। तो उम्मीद पता चला आपको क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा संकट था जो कि टल गया। तो जितने भी प्रश्न है दोस्तों सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सो ध्यान देकर आप समझिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, समझते चलिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रश्न 5 क्या कहता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। अब गुटनिरपेक्ष यानी जिसे आप नाम NAM के नाम से जानते हैं, NAM कहने का मतलब होता है नॉन अलाइजेंट मूवमेंट, NAM नॉन अलाइजेंट मूवमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो गुटनिरपेक्ष का मतलब था जैसे आपके दो राष्ट्र हैं, USA और USSR, ये दोनों महाशक्तियां थी। और उसी टाइम अपना क्या हुआ था, 1945 से 1991 के बीच की बात करें, जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो बहुत सारे जो तीसरी दुनिया के जो देश थे, जैसे आपका भारत भी आ गया, हम लोगों ने तीसरी दुनिया के देश उसी को कहा गया जो गुट निरपेक्ष थे, मतलब किसी भी गुट में वो शामिल नहीं हुआ। तो उस टाइम उन लोगों को उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली थी, मतलब उन लोगों को आज़ादी मिली थी, परतंत्र से वो लोग स्वतंत्र हुए थे, जिसके कारण उन लोगों ने वहां के देश के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उन देशों ने क्या किया, फैसला किया कि हम भैया किसी के गुट में शामिल नहीं होंगे, तुम लोग जो भी करना है करते रहो, हम लोग अभी स्वतंत्र हुए तो हम लोग को अभी विकास करना है, अपने देशों के लोगों को देखना है। और बात भी सही है ना, पहले अपना काम बन जाए तभी किसी के चक्कर में रहना चाहिए। तो यही तो इसलिए इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ, गुट निरपेक्ष का क्या हुआ, गठन हुआ था। तो प्रश्न कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, तो समझिएगा कहता क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन आपका क्या है, तो उसे अभी प्राय है कि किसी भी गुट में शामिल न होना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संसार में अमेरिकी अर्थात पूंजीवादी, रूसी अर्थात साम्यवादी, बता दिया कंसेप्ट को, अमेरिका और रूस था जो था, दोनों गुट बन गए थे और दोनों में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध मतलब वाक्य युद्ध चल रहा था। इसी बीच एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्र स्वतंत्र हुए, जैसे अपना भारत एग्जाम्पल में ले लीजिए, पाकिस्तान हो गया, बहुत सारे देश थे, नए स्वाधीन हुए अनेक राष्ट्र किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो और ये गुट में शामिल हुए भी नहीं, क्योंकि इन्हें तो अपने देश की पहली भलाई देखनी थी, तो ये किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। तो इसी को कहा गया गुट निरपेक्ष, यानी किसी भी गुट में शामिल न होना, अपने देश की तरक्की को देखना। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि गुट निरपेक्षता का मतलब ये भी नहीं था कि हम विश्व की घटनाओं के प्रति उदासीन हो जाएं, बल्कि यह था कि गुटों से अलग रहते हुए भी प्रत्येक घटना की अच्छाई या बुराई को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेंगे, मतलब कि सही निर्णय हम लोग वहां पे देंगे। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे पॉइंट कहता है गुट निरपेक्ष से रिलेटेड है, देखिए क्या कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के उत्थान में भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने प्रमुख भूमिका निभाई। और इन्होंने ये कहा था कि भैया देखिए अभी हम लोग तो आजाद हुए हैं, अभी हम लोग उपनिवेशवाद से मुक्ति मिला है, साम्राज्यवाद से मुक्ति मिला है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने देश पे ध्यान देना चाहिए। और यदि हम लोग किसी गुट में अगर शामिल हो जाते हैं, मान लीजिए हम सोवियत संघ में शामिल हो जाते हैं, आप यूएसए में शामिल हो जाते हैं, तो अपने देश के जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग को किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, गुट निरपेक्ष रहना है, हमें क्या रहना है, गुट निरपेक्ष। और इसी का जो इनका प्रभाव था, जो हमारे राष्ट्रपति, हमारे जो प्रधानमंत्री में जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जो हो गए मार्शल टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, इन लोगों की कोशिशों के बाद प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 के ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। और 7वां सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली 1983 ईस्वी में हुआ था। नई दिल्ली से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर पॉइंट को डाला। तो क्लियर होगा ना गुट निरपेक्ष से क्या समझते हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न
संख्या 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। प्रश्न कहता है कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? व्हाई हैज इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइजमेंट? यानी आपने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 5 में कि गुट निरपेक्षता क्या था, गुट निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, लेकिन अब प्रश्न कहता है कि आखिरकार भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई? तो सिंपल सी बात है ना, मैंने आपको बताया क्यों अपनाया था, तो इसीलिए अपनाया था। तो हम लोग इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियोज में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो चुकी है। और दोस्तों मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, मात्र 499 का कोर्स है और 4 महीने का कोर्स है। तो आप लोग इसे जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं कहूंगा आप अगर इसे ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। 400 रुपया 500 रुपया मायने नहीं रखता हमारे जीवन के लिए दोस्तों, और ये पैसे मैं आप ही लोगों के लिए ले रहा हूं, क्योंकि आपको पीडीएफ देने हैं, गेस क्वेश्चन देने हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं तो टाइप नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे टाइम नहीं मिलता है, बहुत अपना भी पढ़ाई होता है, सारी चीज करने होते हैं। और आप लोगों का एक पेड कोर्स जो चल रहा है उसको भी क्लासेस भी लेना होगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक होंगे सारे के सारे डील करा जाएंगे। तो जरूर से जरूर आप लोग उस कोर्स को खरीदिए, परचेज कीजिए। और मैं बताता हूं, आप इस नोट्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट www.softstudyakash से भी इसको पा सकते हैं। जाइएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइएगा, तो वहां पे आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।